तो आखिरकार फ्रांस में हुए G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठकर भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठा ही दिया। ये बयान सुनते हैं। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। और जब ट्रंप से सवाल पूछा गया कि अमेरिकी सेना के हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविकों के परिवारों के लिए उनके पास संवेदना के कोई शब्द हैं क्या, तो ट्रंप का ये जवाब था। Yeah, I do. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah, certainly. We love all of those people. They're great people. ट्रंप और मोदी की बातचीत में और क्या खास बात हुई, कुछ बिंदुओं से समझते हैं। पश्चिमी एशिया में भारत की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है भारत हर चीज में बड़ी भूमिका निभाता है, तब तक जब तक कि नरेंद्र मोदी लीडर हैं। भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों पर ट्रंप ने कहा कि ये बहुत अच्छा रिश्ता है। दोनों देशों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं, लेकिन अगर भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। अगर मोदी लीडर हुए और भारत पर हमला हुआ तो वो यानी ट्रंप मदद के लिए वहां होंगे। भारत के प्रशिक्षित पेशेवरों को अमेरिका में ज़्यादा अवसर मिलने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि हाँ बिल्कुल, रोजगार के मामले में अमेरिका का भारत के साथ शानदार रिश्ता रहा है। भारत के लोग बड़े प्रतिभावान हैं। बड़ी बड़ी बातें की ट्रंप ने, लेकिन ना तो ये बताया कि H-1B वीज़ा को लेकर उनका जो रुख है उस पर वो कैसे काम करेंगे, जबकि उनके पूर्ववर्तियों ने भारतीय कुशल कामगारों के लिए, भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए वीज़ा की शर्तें दुरुस्त रखी थी। औने पौने दाम और या फिर बहुत ही बिगड़े हुए दाम नहीं लगाए थे, तुगलकी फैसले नहीं किए थे। बहरहाल G7 भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिस पर भारत को लगातार बुलाया जा रहा है और कई बड़ी मीटिंग्स भी यहीं पर पब्लिक होती हैं। और किन नेताओं से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जानते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने उन्हें कनाडा आने का न्योता दिया। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि उनसे पहले जस्टिन ट्रूडो थे, जिन्होंने भारत से दुश्मनी पालने की जैसे कसम खा ली थी। इससे तर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ भी एक त्रिपक्षीय बैठक हुई। जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिश मैर्च से भी मीटिंग हुई। ये दूसरी बार था जब ये दोनों नेता मिले। मैर्च ने मोदी को 8वें इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस में आने का न्योता दिया। 2 साल पहले 2024 में इसी कार्यक्रम के लिए पूर्व जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज भारत आए थे। इस बरस ये कार्यक्रम जर्मनी में होना है। ये तो हुआ इस साल हो रहे 52वें G7 सम्मेलन का भारत से जुड़ा कनेक्शन। हमने भारत की अपडेट बताए। अब जिन लोगों के लिए बात नई है उनको थोड़ा क्विक रिकैप कराते हैं और फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे, हंसी ठट्टा क्या हुआ, ये भी बताएंगे। G7 ग्रुप 7 इनका सालाना सम्मेलन फ्रांस में हुआ। मेजबानी की फ्रांस के शहर एवियान-ले-बैन है। थोड़ा मुश्किल नाम है क्योंकि हम लोगों को फ्रेंच भाषा नहीं आती। आयोजन की तारीख थी 15 से 17 जून। इसी शहर में 2003 में भी सम्मेलन हुआ था, तब G8 सम्मेलन था, लेकिन रूस 2014 में इस ग्रुप से रुखसत कर गया और ये G7 हो गया। अब बुनियादी सवाल ये कि 7 देश हैं कौन? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, कनाडा और इटली। ये तो हुआ कोर ग्रुप। ये अपनी सालाना बैठक करते हैं और कुछ और देशों को भी बुलाते हैं। न्योता देता है मेजबानी करने वाला देश। होस्ट फ्रांस ने किसको किसको बुलाया? भारत, ब्राजील, केन्या, साउथ कोरिया और यूक्रेन, इन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा कतर, यूएई और मिस्र यानी कि इजिप्ट ने भी हिस्सा लिया। G7 किसी नाटो या यूरोपियन यूनियन या संयुक्त राष्ट्र जैसा आधिकारिक संगठन नहीं है, एक अनौपचारिक स्ट्रक्चर है। दुनिया की कुछ सबसे ताकतवर और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का ये समूह है। संक्षेप में कहें तो औद्योगिक लोकतंत्रों का एक समूह है ये एक सालाना बैठक करते हैं जिसमें वैश्विक मसलों पर, संघर्षों पर, आर्थिक चुनौतियों पर, तकनीकी मुद्दों पर बात होती है ताकि लोगों के हित समरूप हों। अब सवाल ये उठता है कि G7 की इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण था। हम 3 बयानों के जरिए बताएंगे, लेकिन उससे पहले 4 मजेदार मोमेंट्स देखते हैं। पहला, आई एम द बॉस। Hello, I'm the boss.
सम्मेलन के आखिरी दिन जब ट्रंप ने कॉन्फ्रेंस रूम में घुसते हुए लाइन कही तो पीछे समवेत हंसी गूंजी। कोई पक्के से बता नहीं सकता था कि ये जो हंसी गूंजी ये ट्रंप के मजाक पर थी या ट्रंप के ऊपर। दूसरा बिंदु, मैंने सिगरेट छोड़ दी। G7 की एक लीडर ने ये बाकी लीडर्स को बताया। 16 जून को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बोली जर्मन चांसलर से। उस समय कियर स्टारमर ब्रिटिश प्रधानमंत्री और दूसरे नेता भी मौजूद थे। बातों बातों में स्मोकिंग की बात चली, तब मेलोनी का ये बयान सामने आया। आप भी सिगरेट पीते हैं तो छोड़ दीजिए, इतना मुश्किल नहीं है, तजुर्बे से बता रहा हूं। तीसरा बिंदु, ग्रीनलैंड बहुत याद आता है ट्रंप को, इतना कि ईरान डील पर सवाल हो, इजराइल बात ना मान रहा हो, तेहरान को हॉर्मुज पर टोल लगाने की पावर मिलने वाली हो, उनकी अपनी रेटिंग गिरी हुई हो, फिर भी जब कोई सवाल पूछा जाता है या कोई चर्चा होती है तो वो ग्रीनलैंड को ले आते हैं। मसलन जब वो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंटोनियो कोस्टा से बात कर रहे थे तब ग्रीनलैंड का जिक्र करते दिखे। हर G7 की परंपरा में एक हंसती मुस्कुराती ग्रुप फोटो भी होती है, फैमिली फोटो। कितने भी झगड़े हों पर इसके लिए सब हंसते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हुए किधर देखें किधर हंसें ये बताते हुए इस बार नजर आए मेजबान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। इशारा करके बता रहे थे कैमरा उधर है। आपको क्या लगा, किसने बताया होगा? बहरहाल मजेदार मोमेंट्स एक तरफ, अब थोड़ा काम की बातें कर लेते हैं। 3 बयान जो सम्मेलन का बैकड्रॉप और मूड का सार बताते हैं। पहला, ट्रंप का 17 जून को ईरान के साथ हुई डील के संदर्भ में बोले ये फाइनल नहीं है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, अगर पसंद नहीं आया तो हम फिर से उन्हें शूट करना शुरू कर देंगे, सर पर बम गिराना शुरू कर देंगे। Finally, it's a memorandum of understanding, and if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. इससे पहले आखिरी बार किसी लोकतांत्रिक देश के मुखिया को इतनी लापरवाही से युद्ध के बारे में बयान देते हुए आपने कब सुना था? जबकि हमें पता है कि G7 में पहुंचने से पहले ट्रंप ने डील की, ये सम्मेलन की बड़ी थीम थी, पर बयान दिखाता है कि वो अभी कितना डेस्परेट हैं ये दिखाने के लिए कि पावर और कंट्रोल उनके हाथ में है। ट्रंप की छटपटाहट से इतर एक और खबर है अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की। CNN न्यूज़ चैनल के मुताबिक ये कहती है कि युद्ध के बाद ईरान ने अपनी मर्जी के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की क्षमता हासिल कर ली है। जाहिर सी बात है अमेरिका की पेशानी पर बल आएगा इससे। दूसरा बयान, हम अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की घोषणा का स्वागत करते हैं, हम लोग इसे लागू करने में योगदान देने के लिए तैयार हैं। फिर से पुष्टि करते हैं कि बिना किसी प्रतिबंध या टोल के आवाजाही का हक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है। ये G7 लीडर्स के साझा बयान का हिस्सा है। ये पंक्तियां रेखांकित करती हैं कि बाकी देश भी डील को लेकर सशंकित हैं। इन देशों में से ज़्यादातर का युद्ध में कोई सीधा योगदान भी नहीं था, अप्रासंगिक से थे। जिक्र तब आया जब ट्रंप ने सरेआम उनकी निंदा की, नीचा दिखाने की कोशिश की। फिर यूरोपीय देशों की बड़ी चिंता ये भी है कि किसी तरह वो युद्ध में ना खींच लिए जाएं। उन्हें नहीं मालूम कि ये डील स्थायी है भी या नहीं, और उन्हें ये भी नहीं मालूम कि आगे की प्रक्रिया में उनकी कोई सार्थक भूमिका होगी या नहीं। कुल मिलाकर ईरान बनाम अमेरिका के दावों के बीच की सच्चाई अभी भी स्पष्ट नहीं है। परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल प्रोग्राम, हॉर्मुज में टोल के सवाल, इसको लेकर आशंकाएं बरकरार हैं। तीसरा बयान, ये जरूरी है कि हम मुख्य चुनौतियों और उनसे निपटने के खास उपायों के बारे में एक समान समझ साझा करें। जो भी हमारी मदद कर रहा है उन सबका शुक्रिया। ये बयान दिया यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। वो भी G7 सम्मेलन में आए थे। कई बार शिकायत कर चुके कि ईरान युद्ध और मध्य पूर्व के संघर्ष के कारण दुनिया का ध्यान यूक्रेन से हट गया है, पश्चिमी देशों के संसाधन बट गए हैं। ये चिंता यूरोपीय देशों की भी है। वो चाहता है कि अमेरिका अब अपना ध्यान यूक्रेन पर लगाए, युद्ध खत्म करने का रूस पर दबाव डाले, यूक्रेन को ज़्यादा आर्थिक और सैन्य संसाधन दे। G7 देशों के साझा बयान में भी इसका जिक्र आया। पहला बिंदु ही यूक्रेन का था। इस पैराग्राफ की आखिरी लाइन दिलचस्प है। हम अतिरिक्त उपायों की ओर आगे बढ़ने के लिए इसे सही समय मानते हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर खोलने के लिए एक डील दी है जिसे हम सपोर्ट करते हैं। यानी युद्ध करके पहले तो खुले हुए हॉर्मुज को बंद करवाया, फिर डील करके दोबारा खुलवाया, और ये हो गया तो अब यूक्रेन पर भी ध्यान दे लो। बहरहाल इस सब के साथ G7 खत्म हुआ फ्रांस की मेजबानी में। अगले साल होगा अमेरिका में, ट्रंप वाला अमेरिका, जो फिलहाल G7 की सबसे कमज़ोर कड़ी है। और हैं कई सवाल। सबसे बड़ा सवाल पॉलिसी में सातत्य का, क्योंकि ये कोई वीडियो गेम नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया का पोस्ट नहीं है जिसमें अतिशय लापरवाही बरती जाए। G7 में भारत की भागीदारी के बारे में नरेंद्र मोदी को इस ट्रिप से क्या हासिल हुआ? अलग अलग देशों से
अमेरिका से। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले 24 घंटों में हम रणनीतिक मामलों के विद्वानों की रायों से भी आपको अवगत करवाएंगे। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।